नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7th के चैप्टर नंबर 4 द मुगल एम्पायर के बारे में। साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत के अंदर किस प्रकार से हुई, इसके कौन कौन से प्रमुख शासक थे, उनके क्या क्या कार्य हैं, और इसी के साथ हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे कि उनके साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार का था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि किस प्रकार से बाबर के द्वारा ये साम्राज्य की स्थापना की जाती है 1526 में। फिर उसके बाद यहाँ पर हुमायूं हमें देखने को मिलते हैं। हुमायूं के बाद यहाँ पर अकबर देखने को मिलते हैं। अकबर के बाद जहांगीर का शासन स्टार्ट होता है। जहांगीर के बाद शाहजहां का शासन स्टार्ट होता है। शाहजहां के बाद हमें औरंगजेब का शासन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तक का जो पूरा शासन काल था वह किस प्रकार का था। इसी के साथ साथियों, ये जो मुगल वंश है इसके अंदर औरंगजेब के बाद भी बहुत सारे शासक हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि औरंगजेब के बाद दोबारा से अकबर द्वितीय शासक बेसिकली आते हैं। अकबर द्वितीय के साथ साथ और भी अभी हमें अन्य शासन देखने को मिलते हैं बीच में। और लास्ट में जो मुगल साम्राज्य है वो खत्म होता है 1857 में। जब 1857 में क्या होता है, विद्रोह होता है। और विद्रोह के टाइम पर जो मुगल साम्राज्य है उसके शासक थे, ठीक है, जिसका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये जब शासन कर रहे होते हैं तो इन्हीं के टाइम पे ही 1857 का रिवोल्ट होता है। और फिर फाइनली जो ब्रिटिश सरकार है वो 1857 के विद्रोह के बाद जो मुगल शासक है उन सभी को जो उनके बेटे हैं उनको मार दिया जाता है। और जो बहादुर शाह जफर द्वितीय है उनको रंगून भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मुगल साम्राज्य भारत के अंदर से समाप्त हो जाता है। तो ये पूरी जो हिस्ट्री है आइए डिटेल में एक बार पढ़ते हैं। तो अगर हमने अभी जो पिछला चैप्टर है उसके अंदर 3rd चैप्टर में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में देख लिया है, जिसमें हमने देखा था दिल्ली में किस तरह से चौहान के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, किसके द्वारा, बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक के माध्यम से। इसके अंदर बेसिकली हमें 4 डायनेस्टी देखने को मिलती है। स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, स्लेव हो गया, खलजी हो गया, फिर इसी के बाद तुगलक डायनेस्टी हो गया। ठीक है, स्लेव, खलजी, तुगलक, फिर उसके बाद सैयद, और सैयद के बाद लास्ट में हमें लोधी डायनेस्टी देखने को मिलती है। तो ये डायनेस्टी के बाद जो लास्ट में लोधी वंश के आखिरी शासक थे इब्राहिम लोधी, उनको हरा करके यहाँ पर 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। अब उस टाइम पर हमें देखने को मिलता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रूल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। ठीक है, अब ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट इस वजह से था क्योंकि इंडिया बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाई कंट्री है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग संस्कृति के जो लोग हैं वह रहते थे। ठीक है, तो यही रीजन है कि इनको एक धागे में पिरोना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और एक साथ बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन करना मुश्किल था। लेकिन इस चीज को यहाँ पर हटाया या फिर बेसिकली ये जो ऑब्स्टेकल था इस ऑब्स्टेकल को पार किसने किया, मुगल शासकों ने। मुगल शासकों ने सबसे पहले क्या किया, 1526 में यानी हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी में पहले दिल्ली और आगरा के ऊपर अपना नियंत्रण किया। फिर दूसरे फेज में उन्होंने क्या किया, 17वीं शताब्दी तक आते आते उन्होंने पूरे के पूरे जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने जो शुरुआती दौर पे अपना शासन चलाया था वो आप यहाँ पर इस प्रकार से पूरा उस समय का भारत का मैप देख सकते हो। उन्होंने शुरुआत में क्या है, ये जो दिल्ली है और दिल्ली के आसपास जो आगरा वाला इलाका है यहीं पे अपना शासन चलाया था। लेकिन देखते ही देखते 17वीं शताब्दी तक इनका शासन पूरा का पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के अंदर जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, ये जितना भी क्षेत्र है साउथ इंडिया तक उन्होंने 18वीं शताब्दी तक, 17वीं शताब्दी तक अपना जो नियंत्रण है वह स्थापित कर लिया। साथियों, अगर आप मुगल सत्ता की इंपॉर्टेंस जानना चाहो तो आप यहाँ पर कभी लाल किले को विजिट कर सकते हो जो कि दिल्ली के अंदर हमें देखने को मिलता है। साथियों, ये वही स्थान है जहां पर क्या होता है, लाल किले की प्राची से, ठीक है, आप ये वाला जो पूरा पोर्शन देख रहे हो ये है लाल किले की प्राची। ठीक है, इसको बोला जाता है रेड फोर्ट। ठीक है, जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है। यहीं पर जो मुगल शासक है वो रहा करते थे और इसी का जो रैम्पार्ट्स है
रैम्पार्ट का मतलब प्राचीर, जहां पर क्या है खड़े होने की एक जगह हुआ करती है। तो यहीं से जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा भाषण दिया जाता है। तो इसकी इम्पोर्टेंट इस आधार पर भी समझ सकते हो कि इतने बड़े सिस्टम का उन्होंने निर्माण किया था कि आज भी उसका रिलेवेंस, उसकी जो महत्वपूर्णता है वह बनी हुई है। ठीक है। अगर हम बात करें ये जो मुगल थे आखिरकार कौन थे, तो कौन थे का प्रश्न आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये है अपना पूरा इंडिया उस समय का। ठीक है। उस समय का इंडिया हमें कुछ इस प्रकार से नजर आता था। और ये इंडिया में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि कुछ ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा टर्की का इलाका है, ये एक पोर्शन हो गया। दूसरा आप यहाँ पर देखोगे चाइना के ऊपर मंगोल का इलाका। ठीक है, चाइना के ऊपर मंगोल का इलाका। यहाँ पर क्या है, मदर के साइड से जो चंगेज खान से संबंध रखा करते हैं ये मुगल, यानी जो इनकी मदर थी वो बेसिकली यहाँ पर जो मंगोल है वहां पर जो मंगोल शासक है चंगेज खान, उसके वंशज से हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। वहीं पर जो मुगल थे यानी बाबर की यहाँ पर बात हो रही है, बाबर के जो एंसेस्टर्स थे मदर की तरफ से वो कहाँ से थे, मंगोल की तरफ से थे। और वहीं पर फादर की तरफ से वो कहाँ से थे, टर्की से थे। ठीक है। और इसी वजह से इनको तैमूर के नाम से भी जाना जाता है। तो एक हो गया तैमूर अपने फादर की तरफ से, और यहाँ पर मदर की साइड से चंगेज खान के वंश से ये संबंध रखा करते थे। इसी के साथ हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि देखो जब भी चंगेज खान का नाम आता है या फिर मंगोल शासक का नाम आता है, तो पहले के चैप्टर में हमने देखा था कि उन्होंने दिल्ली के अंदर कितना ज्यादा लूटपाट किया था, उत्पात मचाया था, अटैक किया था, लोगों के घरों को जलाया था। ठीक है। तो इस बिहाफ पर हमें देखने को मिलता है कि ये जो मंगोल थे उनको नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता था। इसी वजह से जो ये मुगल थे, ठीक है, ये अपने आप को मुगल कहलाना पसंद नहीं करते थे। इसी के साथ ये अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद नहीं किया करते थे, बल्कि इनके जो फादर की साइड से जो पूरा रिश्ता है उसको यह अपना एक प्रकार से आगे बढ़ाने पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस करते थे। ठीक है। अब ऐसा इस वजह से है क्योंकि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये अपने आप को उज्बेक बेसिकली कहलाना ज्यादा प्रिफेयर करते थे। ठीक है। इनका एक बेसिक कारण ये भी हो सकता है कि इन उज्बेकों और बाकी जो टर्किश लोग हैं उन्होंने क्या किया था 13, ठीक है, 13 12 1239 में, ठीक है, 1239 में क्या किया था, इंडिया के ऊपर या बेसिकली दिल्ली के ऊपर अटैक किया था। और इसी वजह से ये सोचते हैं कि दिल्ली उनका क्या है एक प्रकार से अपनी जगह है। तो इस आधार पर क्या है ये अपने आप को एसोसिएट करके रखते थे। तो ये हमने पूरा देख लिया कि मुगल आखिरकार थे कौन। साथियों अगर आप एक इमेज के माध्यम से देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये वैसे एक इमेजिनरी इमेज है। ठीक है। यहाँ पर जो दिखाए गए जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सभी का टाइम पीरियड एक नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर बीच के यहाँ पर सेंटर पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो तैमूर है, ठीक है, उनको यहाँ पर दिखाया गया है। और तैमूर के ठीक यहाँ पर जो दाई तरफ है, उनके दाई तरफ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि उनके जो बेटे हैं तैमूर के बेटे, ठीक है, मीर शाह, जो कि बाबर के नाम से जाने जाते हैं भारत के अंदर। फिर इसी के साथ उनके भाई अबू सईद और भी बाकी यहाँ पर शासक आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर बाबर, हुमायूं, और इसी के साथ जहांगीर और शाहजहां को आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो। तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता है कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां ये सभी लोग क्या थे, अलग अलग टाइम पर थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये लोगों की एंसेस्ट्री दिखाने के लिए, यानी कि इनके पूर्वज कौन थे, ये बेसिकली तैमूर से संबंध रखा करते थे, ये दिखाने के लिए इस पेंटिंग का निर्माण किया गया था 1707 के आसपास। ठीक है। 1702 से लेकर 1712 के आसपास इस पेंटिंग का जो निर्माण है वह किया गया था। ठीक है। तो ये हमने देखा। अब इसी के साथ हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि ये अपने आप को तैमूर के एंसेस्ट्री कहलाने में ज्यादा गर्व महसूस करते थे। और इसी के साथ यह अपने आप को दिल्ली से इस तरह एसोसिएट करके रखते थे कि इनके एंसेस्टर्स ने 1398 में क्या किया था, इनके ऊपर, दिल्ली के ऊपर अटैक किया था। तो एक तरह से ये दिल्ली को अपना मानते थे। ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पर मैंने 1239 लिख दिया था, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या है 13
89 यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो इस टाइम पर क्या होता है, ये पूरा अटैक हमें 98, ठीक है। तो इस तरह से 1398 में ये जो अटैक है ये हमें देखने को मिलता है तैमूर की तरफ से इंडिया पे, यानी दिल्ली के ऊपर। साथियों, अब हम यहाँ पर बात करते हैं किस तरह से भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। देखो, इस टाइम पर क्या होता था, इब्राहिम लोधी शासन कर रहा था। इब्राहिम लोधी का बहुत सारे कॉम्पिटिटर थे, ठीक है, और उन्हीं कॉम्पिटिटर्स में से एक थे राजपूत। तो राजपूतों ने क्या किया, बाबर को क्या किया, इनवाइट किया। और बाबर बेसिकली शुरुआती टाइम पर इसका जो शासन था वो एक प्रकार से लूट और प्लंडर के बिहाफ पर आधारित था। यानी जो बाबर था वो शुरुआती तौर पर इस तरह से क्या करता था, कैप्चर किया करता था। किसी क्षेत्र में गया, वहां पर जो लोग हैं उनको मारा, और वहां पर जितने भी संसाधन है उसको लूट पाट के अपने स्थान पर वापस चला जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से बाबर का हमें यहाँ पर जो टर्की है और उसके आसपास अफगान रीजन के अंदर शासन हमें देखने को मिलता है। फरगना रीजन के अंदर हमें यहाँ पर उसका शासन इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। जब वह 12 साल का था तभी से ही उसको जो राजगद्दी है फरगना की वो प्राप्त हो गई थी। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी बाबर की, कि बाबर के ऊपर ना लगातार अटैक हो रहे थे। किसका अटैक हो रहा था, मंगोल का अटैक हो रहा था। तो मैंने आपको आप इमेज में दिखाया कि ये जो मंगोल है, ये मंगोल क्या कर रहे थे, दिल्ली के ऊपर अटैक कर रहे थे। दिल्ली के साथ साथ ये इतना जितना भी इलाका है मिडल ईस्ट का, जो अफगान, पाकिस्तान और तुर्की तक का इलाका है, सभी क्षेत्रों पर ये लगातार अटैक कर रहे थे। तो इसी एवज में जो बाबर था वो समझ गया था कि टर्की के अंदर अपना शासन चलाना, फरगना के अंदर अपना शासन चलाना ज्यादा आसान नहीं है। तो बाद में क्या होता है कि जो मंगोल है उसको वहां से भगा देते हैं, ठीक है, उसकी जो टेरिटरी है उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। और इस तरह से जो बाबर है वो अपनी जान बचाता हुआ 1504 में क्या है, काबुल चला जाता है। काबुल जो कि आज के समय में हमें पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जब वो काबुल के अंदर था तो यहाँ पर जो राजपूत शासक है उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, जो इब्राहिम लोधी है वो सही से शासन कर नहीं रहा है, आप एक काम कीजिए, उसको हराइए और दिल्ली के अंदर अपनी सल्तनत, अपना जो राज्य है उसकी स्थापना कर लीजिए, ठीक है, और बदले में हम आपको उपहार देंगे। लेकिन यहाँ पर बाबर था, उसके दिमाग में कुछ और ही था। इसने क्या किया, 1526 में दिल्ली पर अटैक किया और जो इब्राहिम लोधी है उसको हरा दिया। और ये जो पूरा का पूरा बैटल हुआ था 1526 के अंदर, इसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाता है। तो ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था, कहां पर हुआ था, कब हुआ था। तो ध्यान रखना 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोधी के साथ में हुआ था और मुगल शासक बाबर के बीच में हुआ था। और पानीपत जो कि आज के समय हमें हरियाणा के आसपास देखने को मिलता है, वहां पर ये लड़ाई हुई थी। इस वजह से इसको पानीपत वॉर के नाम से जाना जाता है, बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाता है। इस बैटल के बाद क्या किया था, बाबर ने दिल्ली के ऊपर और दिल्ली के साथ साथ जो आगरा का इलाका है सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया था, ठीक है। तो ये हमें कुछ इस प्रकार से सिचुएशन नजर आ रही है। साथियों, जब दिल्ली के अंदर उसने अपना शासन स्थापित कर लिया था, यानी मुगल्स ने अपना शासन स्थापित कर लिया था, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उसको चुनौती देने के लिए बहुत सारे जो वर्ग हैं वह उठ खड़े होते हैं। पहला वर्ग तो वही था जिससे उसने लड़ाई की थी, अफगान। अफगान यानी जो इब्राहिम लोधी है उसका पूरा वंश, और वो बेसिकली क्या है, मुगल को दोबारा हरा के दोबारा से शक्ति प्राप्त करना चाहते थे। इस वजह से बार बार अफगानों की और मुगल की हमेशा लड़ाई होती रहती थी। दूसरा उनके सामने प्रॉब्लम आया करता था अहोम का। अहोम बेसिकली असम के अंदर शासन करने वाली एक समुदाय था, एक राजा वर्ग था, ठीक है। इसी के साथ तीसरा वर्ग हमें देखने को मिलता है सिख, जिसका पंजाब के अंदर अपना शासन था। चौथा हमें देखने को मिलता है मेवाड़ और मारवाड़, ठीक है। तो यहाँ पर चौथे में मेवाड़ और जो मारवाड़ जो बेसिकली राजस्थान के अंदर शासन करते थे वो। पांचवें नंबर पे हमें देखने को मिलता है कि ईरान के जो सफाविद है और बाकी लोगों के साथ भी जो मुगल शासक है, अलग अलग मुगल शासक के समय पे अलग अलग नीतियां अपनाई जा रही थी। तो ये भी एक चुनौती थी। उदाहरण के लिए अकबर के टाइम पे तो शासन अच्छा रहता है, लेकिन
हुमायूं के टाइम पे शासन अच्छा होता है, लेकिन अकबर के साथ उनका जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर आता है। इसी के साथ जब हम औरंगजेब के टाइम पर आते हैं तो छठे नंबर पे हमें देखने को मिलता है साउथ इंडिया के अंदर जो गोलकुंडा है, बीजापुर है, यह सभी प्रमुख रूप से चुनौती थे। इसी के साथ सेवंथ नंबर पे आप और ऐड कर सकते हो यहाँ पर मराठास को। ठीक है, तो मराठा भी एक प्रमुख रूप से चुनौती थी औरंगजेब के टाइम पर, और इसके एक प्रमुख शासक थे जिनका नाम था शिवाजी। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि मुगल सत्ता किस प्रकार से स्थापित हुई और उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां यहाँ पर थी। अब एक और चीज की बात कर लेते हैं। जब मुगल शासक भारत में आते हैं, यानी बाबर जब भारत के अंदर आता है, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो एक प्रकार से वॉर की टैक्टिस है, यानी लड़ाई करने की विधि है, उसमें भी बड़ा परिवर्तन नजर आता है। कैसे? हमारे जो भारतीय लोग थे वो बेसिकली इस तरह की सेना का यूज किया करते थे, जहां पे पैदल सैनिक, हाथी और घोड़े का यहाँ पर यूज किया जाता था। ठीक है, एक ये मेथड हो गया। दूसरा यहाँ पर क्या है, भारत के अंदर सबसे पहले बाबर के माध्यम से, ये आप देख रहे हो, इस प्रकार के बड़े बड़े तोपों का यूज करना शुरू किया गया था। अब इससे ये हुआ कि बहुत दूर से और बहुत बड़े पैमाने पर जो दुश्मन है उसको हराया जा सकता था। इसी के साथ साथ आप इनके हाथों में एक चीज देख सकते हो जिसको बंदूक बोला जाता है। बंदूकची का भी युद्ध सबसे पहले मुगल शासकों के द्वारा भारत में किया गया। स्पेसिफिकली बात हो रही है यहाँ पर बाबर की। तो यहाँ पर एक चीज आपसे पूछा जा सकता है कि जो कैनन्स हैं, यानी गोला बारूद है, और वो सबसे पहले 16th सेंचुरी में बाबर के माध्यम से यहाँ पर यूज किया गया था। कब यूज किया गया था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कैनन का यूज इंडिया में सबसे पहले कब हुआ? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुए वॉर के अंदर। ठीक है, कैनन का यूज सबसे पहले किया। और ना सिर्फ कैनन का यूज सबसे पहले किया, बल्कि गन पाउडर का भी यूज सबसे पहले बाबर ने ही किया था इन नॉर्थ इंडिया के अंदर। देखो, जब आपसे पूछे नॉर्थ इंडिया, तोप का यूज तो ओवरऑल इंडिया में सबसे पहले बाबर ने ही किया था, ये फैक्ट है। लेकिन जब बात आई गन पाउडर की, तो गन पाउडर के बारे में ये एक ट्रिकी क्वेश्चन एग्जामिनर हमेशा बनाता है, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच में। अगर हम नॉर्थ इंडिया के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो गन पाउडर है उसका यूज किसने किया था? बाबर ने। ठीक है, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है सबसे पहले नॉर्थ इंडिया के अंदर बाबर के द्वारा यूज किया गया था, यानी फायर आर्म का यूज सबसे पहले इसके माध्यम से किया गया था। ठीक है, और ये जो फायर आर्म है इसका यूज सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन बाद के शासकों के ऊपर भी किया गया। लेकिन एक दूसरा प्रश्न आता है, साउथ इंडिया के अंदर सबसे पहले हमें इसका यूज हमें विजयनगर शासकों के माध्यम से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, साउथ इंडिया के अंदर विजयनगर के शासकों के माध्यम से जो गन पाउडर है उसका पहले यूज किया जाता है। नॉर्थ इंडिया के अंदर गन पाउडर का यूज सबसे पहले बाबर के द्वारा किया जाता है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एक टेबल की, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि मुगल एम्परर्स के नाम दिए गए हैं और उनके जो मेजर कैंपेन थे और इवेंट थे, यानी उनके टाइम पर क्या क्या चीजें हुई। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखने को मिलता है बाबर का शासनकाल। साथियों, क्रोनोलॉजी आप हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले कौन आता है? बाबर। बाबर के बाद आते हैं हुमायूं। हुमायूं के बाद हमें देखने को मिलते हैं अकबर। अकबर के बाद हमें देखने को मिलता है जहांगीर। जहांगीर के बाद हमें देखने को मिलता है शाहजहां। शाहजहां के बाद हमें देखने को मिलता है यहाँ पर औरंगजेब। औरंगजेब के बाद बहुत सारे शासक हैं, लेकिन हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमारे आखिरी जो शासक थे, मुगल शासक, वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, तो यहाँ पर आइए देखते हैं डिटेल में। तो 1526 में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोधी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के अंदर हराया गया और इस तरह से अफगान शासन का जो अंत है वो भारत के अंदर से कर दिया गया। अफगान शासन का अंत करके यहाँ पर टर्किश रूल की शुरुआत हो गई। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अफगान शासन खत्म हुआ और उसके बाद टर्किश रूल शुरू हुआ, क्योंकि जो मुगल थे वो कहाँ के थे? टर्की के थे। इसी के साथ साथ 1526 में बाबर के द्वारा जो राणा सांगा है उनको डिफीट किया गया और जो अदर राजपूत लीडर्स हैं, रूलर्स हैं, उनके सभी के साथ क्या किया गया? खानवा का युद्ध लड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा,
यहाँ पर खानवा का युद्ध लड़ा गया और यहाँ पर 1527 में इसके जो राणा सांगा है उनकी डिफीट हुई थी। किसने हराया था? बाबर ने। इसी के साथ 1528 में हमें देखने को मिलता है चंदेरी का युद्ध, ठीक है। और चंदेरी का युद्ध हमें देखने को मिलता है कि ये एक प्रमुख वॉर था जिसके माध्यम से पूरी तरह से जो बाबर है वो भारत के अंदर अपने आप को इस्टेब्लिश्ड कर लेता है, ठीक है। तो आगे हम यहाँ पर देखते हैं बाबर के बाद उसका जो बेटा है वो हुमायूं शासक बनता है। अब हुमायूं के शासन की कुछ स्पेसिफिक फैक्ट ये है कि बाबर का जो शासन टाइम है वो हमें देखने को मिलता है 1526 से लेकर 1530 तक, यानी 4 साल तक ही वो भारत के अंदर शासन कर पाता है। बाद में इसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है, चौगान खेलते हुए। चौगान एक प्रकार का पोलो टाइप में गेम होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, चौगान खेलते हुए जैसे ही इसकी मृत्यु होती है तो बहुत ही कम उम्र में क्या है, हुमायूं को शासक बना दिया जाता है 1530 में। 1530 से लेकर 1540 तक ये हुमायूं आराम से शासन कर रहा होता है। लेकिन अचानक से क्या होता है कि इसके ऊपर शेर शाह सूरी का आक्रमण हो जाता है, और जो कि एक अफगान था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अफगानों के साथ इनका लगातार युद्ध चल रहा था। तो शेर शाह सूरी क्या करता है, मुगल को हटा देता है। और यहाँ पर क्या है, 1540 से लेकर 1555 के बीच में हमें किसका शासन देखने को मिलता है? शेर शाह सूरी का टाइम देखने को मिलता है। तो ये बहुत की फैक्ट है, ये अपने आप को ध्यान में रखना है। 1540 से लेकर 1555 के बीच में मुगल वंश भारत से समाप्त हो गया था और यहाँ पर शेर शाह सूरी का यहाँ पर शासन चल रहा था, ठीक है। और इसको सूर वंश के नाम से भी जाना जाता है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, सूर वंश चल रहा था, उसके बाद क्या होता है, दोबारा से क्या करता है, बाबर अपनी शक्ति को गैदर करता है, ठीक है। जो वहां पर सफाविद एक शासक थे, ठीक है, पर्शिया का जो इलाका है, ठीक है, अफगानिस्तान के बाद जो इलाका पड़ता है वहां पे सफाविद शासन कर रहे थे। तो उनकी सहायता से बेसिकली क्या करता है कि जो बाबर, नॉट बाबर, यहाँ पर हुमायूं है, वो सफावियों से सेना मांगता है और सेना उसको मिल जाती है। फिर वो जो सूर है उसके ऊपर आक्रमण करता है और दोबारा से मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है 1555 में। और जब 1555 में दोबारा से ये अपना शासन स्थापित करता है तो हमें देखने को मिलता है 2 ही साल तक ये जीवित रहता है और 2 साल बाद इसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और कहा जाता है कि हुमायूं की जो मृत्यु है वह सीढ़ियों से एक प्रकार से गिरकर हुई थी, जो कि इसने अपने शाही किताब खाना बनाया था। शाही किताब खाना आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो। इस किताब खाने के अंदर लाइब्रेरी जिसको कहते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर जो सीढ़ियां थी उस सीढ़ियों से गिरकर क्या होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हुमायूं का पूरा सिस्टम इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। साथियों, यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है शेर खान, और शेर खान ये वही आदमी है जिसको मैं बोल रहा हूँ बार बार, शेर शाह सूरी, ठीक है। जब तक इसने बाबर हुमायूं को हराया नहीं था तब तक इसका नाम क्या था, शेर खान था। जब इसने बाबर को हरा दिया था तब इसका जो नाम है वो शेर शाह सूरी पड़ गया था, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हुमायूं को इसने चौसा के युद्ध में हराया था 1539 में। फिर उसके बाद कन्नौज का एक वॉर हुआ था, ठीक है, 1540 में, जिसमें क्या होता है, जो हुमायूं है वो पूरी तरह से डिफीट हो जाता है और उसका पूरा शासन समाप्त हो जाता है। और हुमायूं फिर भाग करके शेर शाह सूरी से बचने के लिए, यानी शेर खान से बचने के लिए ईरान चला जाता है। ईरान में फिर वो आगे चल के सफाविद की मदद लेता है और उसके माध्यम से दोबारा से अपने साम्राज्य को स्थापित करता है। एक और चीज इंपॉर्टेंट इनके बारे में जानना जरूरी है, वो क्या है, उनका जो ब्रदर है मिर्जा कामरान, वो बेसिकली सत्ता प्राप्त करना चाहता था। इस वजह से बेसिकली हुमायूं के ऊपर भी उसने क्या किए थे, अटैक किए थे, एक बात। और दूसरा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इस प्रकार का सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात का ध्यान रखिएगा, हुमायूं ने बेसिकली क्या किया था कि उसकी जो प्रॉपर्टी थी, एक प्रकार से हुमायूं ने क्या किया था, अपनी जितनी भी संपत्ति है वो अपने सभी भाइयों में बराबर बांटा था, ठीक है। और सभी भाइयों में बराबर बांटने की वजह से सभी के पास बराबर शक्ति थी। यही रीजन है कि मिर्जा कामरान जो है वो उसके ऊपर अटैक करता है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अकबर की, और ये मुगल वंश के सबसे प्रमुख शासक के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। और सबसे ज्यादा प्रश्न भी लगभग यहीं से पूछा जाता है, इन्हीं से ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है,
कि जैसे ही इसके फादर की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु होती है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बाबर उस समय सिर्फ और सिर्फ 13 साल का था। बाबर उस समय सिर्फ और सिर्फ 13 साल का था। अब 13 साल का होने की वजह से बेसिकली क्या है, वो राजा नहीं बनाया जा सकता था। इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि बैरम खान के संरक्षण में उसको बेसिकली जो राजपाट है वह दिया गया था। यानी अकबर के अगर शासनकाल को अगर आप देखोगे तो आपको 3 पीरियड या 3 फेज आपको देखने को मिलेंगे। पहला फेज वह था जब बैरम खान के नेतृत्व में वह शासन चलाया करता था। वो छोटा बच्चा था। बैरम खान असलियत में क्या करता था, अब सारी पावर कैरी करता था। बैरम खान ही उसकी तरफ से मिलिट्री कैंपेन किया करता था। उसी ने जो सूर है और जो अफगान है उन सभी के साथ अकबर की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। मालवा और जो गोंडवाना है उनकी तरफ से यानी अकबर की तरफ से बैरम खान ने लड़ाई लड़ी थी। इसी के साथ साथ जो मिर्जा हाकिम है जो कि उसके ब्रदर थे और उज्बेक है, इन सभी को कैप्चर करने में जो बैरम खान है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी के साथ साथ जो 1568 है, चित्तौड़ के अंदर बेसिकली उसने अटैक करके उसके शासक को हराया था। इसी के साथ 1569 में रणथंभौर के ऊपर अटैक करके जो बैरम खान है उसने वहां के शासक को हराया था। और ये बेसिकली किसके अधीन हो रहा है, अकबर के अधीन ये सारी गतिविधियां हो रही हैं। तो यहाँ पर मिलिट्री कैंपेन लड़ाई कौन कर रहा है, बैरम खान कर रहा है, और शासक कौन है यहाँ पर, अकबर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बाद में क्या होता है कि जो बैरम खान है उसका शासन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और बैरम खान के बाद जब ये अकबर बड़ा हो जाता है तब हमें देखने को मिलता है 1570 से लेकर 1585 तक। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो मिलिट्री कैंपेन वगैरह है वो अपने आप से चलाने लग जाता है। और इसके बाद वो गुजरात हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, इन सभी एरिया में कैंपेन करता है। कौन, अकबर पर्सनली कैंपेन करता है। फिर उसी के बाद यहाँ पर मिर्जा हाकिम हमें देखने को मिलते हैं। मिर्जा हाकिम के द्वारा बेसिकली क्या किया गया था, जो रिवोल्ट हुआ था, कैंपेन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है अकबर के साथ में। इसी के साथ थर्ड फेज हमें देखने को मिलता है अकबर के अंपायर का एक्सपेंशन के तौर पर। अभी अकबर ने क्या किया है, ये बड़ा हो गया है, दूसरे फेज में अपने शासन को क्या है, एक्सपेंड कर रहा था। अब यहाँ पर 1585 तक इसका जो शासन है वो पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो जाता है। 1585 से लेकर 1605 तक ये अपना जो पूरा का पूरा अंपायर है वो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश्ड कर लेता है। ठीक है, इसी के साथ साथ उसने कंधार के ऊपर भी अटैक किया। ठीक है, सफाविद को कंट्रोल करने के लिए कश्मीर के ऊपर उसने अटैक किया। इसी के साथ काबुल के ऊपर अटैक किया। ठीक है, जिसके अंदर मिर्जा हाकिम की डेथ हो जाती है। दक्कन के ऊपर भी उसने अभियान किया और जो बरार है उसके ऊपर बेसिकली क्या है, अपना कैंपेन लॉन्च किया था। इसी के साथ खानदेश और यहाँ पर अहमदनगर, इन सभी एरिया के ऊपर कैंपेन किसके माध्यम से किया गया, अकबर के माध्यम से किया गया। हालांकि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि इसके जो बेटे थे जिसका नाम था सलीम, ठीक है, सलीम और अनारकली का आपने किस्सा सुना होगा, ये वही वाला सलीम है। ठीक है, जिसको बेसिकली अकबर के बेटे के तौर पर या फिर जहांगीर के रूप में भी जाना जाता है। तो सलीम जब शासक बन गया तब उसका नाम यहाँ पर जहांगीर हमें देखने को मिलता है। तो अकबर के बाद ये पूरा 3 फेज हमें देखने को मिलता है, अकबर का शासन, और उसके बाद हमें देखने को मिलता है जहांगीर का शासन। तो जहांगीर के शासन में हमें क्या देखने को मिलता है, 1605 से लेकर 1627 तक इसका शासन चलता है। 1627 में बेसिकली क्या होता है, एक और चीज यहाँ पर है कि 1605 से लेकर 1600 एक प्रकार से 13 के आसपास तक, ठीक है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जहांगीर के शासन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला जो पार्ट है वो बेसिकली हमें देखने को मिलता है जब जहांगीर कमजोर था और उसके बिहाफ पर उसकी जो वाइफ वगैरह है वो शासन किया करती थी, जिसको बेसिकली नूरजहान जनता के नाम से जाना जाता है, और उसकी वाइफ का नाम ही नूरजहान था। और नूरजहान जनता उसको बोलते हैं जो नूरजहान का पूरा ग्रुप था। ठीक है, तो पहला जो शासन है, पहला फेज है बेसिकली 1613 तक का, 1605 से लेकर 1613 तक का।
वो बेसिकली नूरजहां जनता का फेज हमें देखने को मिलता है, जिसमें नूरजहां के नेतृत्व में नूरजहां बेसिकली उसका ग्रुप का पूरा शासन चल रहा होता है। दूसरा फेज हमें 1613 के बाद से 1627 का देखने को मिलता है, जिसमें जो जहांगीर है वो ताकतवर हो जाता है। वो बेसिकली सिसोदिया के जो शासक है, जो मेवाड़ के शासक हैं सिसोदिया, उनके ऊपर फिर अटैक करता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर सिखों के ऊपर ये अटैक करता है, अहोम के ऊपर, अहमदनगर के ऊपर, इन सभी के ऊपर अटैक करता हुआ नजर आता है। इसी के साथ साथ प्रिंस खुर्रम भी हमें देखने को मिलता है, जो कि इसका बेटा हुआ करता था। ठीक है, अब चूंकि क्या है, जहांगीर बहुत बूढ़ा हो गया था और यहाँ पर जो प्रिंस खुर्रम है वो शासन के अंदर अपनी भागीदारी चाहता था या फिर सत्ता को प्राप्त करना चाहता था। इस वजह से उसने क्या किया, जो अपने पिता है उसी के खिलाफ क्या किया, अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और लास्ट में क्या करता है कि जो सलीम बेसिकली यहाँ पर जो खुर्रम है, जिसको बाद के समय में शाहजहां के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है, जो मुगल शासक हैं इस समय पर जहांगीर, उनको क्या है, कैप्चर कर लेता है, यानी उसको एक प्रकार से कैद में रख लेता है और खुद शासक बन जाता है, जिसकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हो। तो नूरजहां जहांगीर की वाइफ होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये पूरा सिस्टम देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं शाहजहां की। तो शाहजहां ने भी अपने पहले के जितने भी शासक हैं उन्हीं की तरह नीतियां अपनाई, दक्कन के ऊपर, अफगान के ऊपर, फिर खान जहान लोधी के ऊपर, इसी के साथ साथ अहमदनगर, बुंदेल, और इसी के साथ ओर्छ, इसी के साथ साथ बल्ख, इन सभी के ऊपर क्या किया, अटैक किया। कई क्षेत्रों को जीता और कई क्षेत्रों में ये अनसक्सेसफुल भी रहा। फिर इसी के साथ जो कंधार के अंदर सफाविद लोग रहते थे उनके ऊपर भी बेसिकली अटैक किया। इसी के साथ 1632 में हमें देखने को मिलता है कि अहमदनगर को भी बेसिकली उसने कैप्चर कर लिया। बाद में हमें देखने को क्या मिलता है कि शाहजहां का और उसका जो बेटा है, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। सेम वही सिचुएशन होती है कि शाहजहां बेसिकली शासन छोड़ने को तैयार नहीं था, वहीं पर जो औरंगजेब है वो गद्दी प्राप्त करना चाहता था। तो इसी आधार पर हमें देखने को मिलता है कि औरंगजेब और उसका जो भाई था, ठीक है, दारा शिकोह, बेसिकली होता यह है कि जो यहाँ पर शाहजहां है वो ये सोचता है कि मेरा जो बड़ा बेटा है जो कि है दारा शिकोह, उसको शासक बनाया जाए। लेकिन दारा शिकोह की खास बात ये थी कि वो धर्म के अंदर ज्यादा अपना एक प्रकार से रुचि लिया करता था, राजपाट के अंदर रुचि नहीं लिया करता था। फिर भी उसको शासक बनना यहाँ पर शाहजहां की तरफ से तय कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, औरंगजेब के द्वारा इस चीज का विरोध किया जाता है और लास्ट में क्या करता है, औरंगजेब जो दारा शिकोह है उसको मरवा देता है ताकि कोई और दूसरा राजा बन ही ना पाए। फिर उसके बाद जो उसका फादर था शाहजहां, उसको भी क्या है, कैद में रख देता है आगरा के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, आगरा के अंदर अपने पिता को क्या है, कैद में रखने वाला शासक कौन है, औरंगजेब है। ठीक है, शाहजहां को उसने रखा था। फिर लास्ट में हमें देखने को मिलता है औरंगजेब का शासन, जो कि 1658 से लेकर 1707 तक शासन चलाता है। साथियों, यहाँ पर एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि जब तक शाहजहां का शासन चल रहा होता है तो शाहजहां का शासन बहुत ही ज्यादा एक प्रकार से ऊपर तक पहुंच जाता है, यानी इसके टाइम पर इतना ज्यादा पैसा हो जाता है कि ये बहुत बड़े पैमाने पर क्या है, इमारतों का निर्माण करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ताजमहल। ठीक है, ताजमहल का जो निर्माण है वो शाहजहां ने अपना जो क्या बोलते हैं वाइफ है उसकी याद में, बेसिकली मुमताज महल की याद में बनवाया था। तो ऐसे ही ताजमहल जैसे ही और भी बहुत सारी संरचनाओं का जो निर्माण है वो शाहजहां के माध्यम से करवाया गया। और इसके टाइम तक आते आते, जब यहाँ पर औरंगजेब की बात हो रही है, तो औरंगजेब के टाइम तक आते आते हम ये देखते हैं कि पूरा का पूरा जो खजाना है वो खाली हो गया था। यही रीजन है कि जो मुगल साम्राज्य का सबसे हम्बल शासक है, ठीक है, एक तो क्रूर शासक के रूप में भी इसको जाना जाता है और सबसे हम्बल शासक के रूप में भी औरंगजेब को ही जाना जाता है। इतना हम्बल शासक था कि आप यहाँ पर इसको देख सकते हो, टोपियां सिलकर क्या है ये अपना जीवन यापन किया करता था, यानी इसको इतना गरीब दिखाने का प्रयास किया जाता था।
ठीक है। और इसके बावजूद, इसके विपरीत भी अगर आप देखोगे तो सबसे क्रूर शासक और सबसे प्रतापी शासक के रूप में भी इसको देखा जाता है। तो इसके लिए जो एक प्रकार से सिस्टम है वो मिक्स हमें देखने को मिलता है। अब औरंगजेब ने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट के अंदर बेसिकली अहोम राजा के खिलाफ कैंपेन लॉन्च किया, ठीक है। वहां पर 1663 में उसको डिफीट कर दिया, ठीक है। इसको बेसिकली क्रूर इस वजह से माना जाता है क्योंकि इसने उन उन स्थानों पर भी अटैक करके क्षेत्रों को अपने में मिला लिया जहां पर क्या है, मुगल शासक के अन्य जो रूलर्स हैं, ठीक है, वो शासन नहीं कर पाए थे, जैसे कि अहोम के अंदर, ठीक है, 1663 में उसको भी जीत लिया। इसी के साथ साथ जो यूसुफ जाई है उसके ऊपर भी अटैक किया, जो सिख्स हैं उनके ऊपर भी अटैक किया, जो राजपूत शासक है जैसे कि मारवाड़ और यहाँ पर उनके ऊपर भी अटैक किया, जो मराठा है उनके ऊपर भी अटैक किया, और इनमें से बहुत सारे स्थानों पर क्या किया, उसने अपने शासन स्थापित कर लिया। हालांकि यहाँ पर जो मराठा अंपायर है वो इसका एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है, जहां पर शिवाजी के नेतृत्व में उन्होंने अपने आप को हमेशा से ही मुगल साम्राज्य से अलग रखा। इसी के साथ साथ जो प्रिंस अकबर है यानी औरंगजेब के टाइम पे भी सेम सिचुएशन ये होती है कि उसका जो बेटा है अकबर, चूंकि यहाँ पर औरंगजेब बूढ़ा हो गया था, वो गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं था, वहीं पर उसका जो बेटा है वह चाहता था कि राजा बन जाए। इसी वजह से उसने क्या किया, दक्कन के अंदर गया, दक्कन के अंदर उसने मराठों के साथ हाथ मिलाया और मराठों के साथ हाथ मिलाकर उसने क्या किया, औरंगजेब के खिलाफ अटैक कर दिया। हालांकि औरंगजेब यहाँ पर क्या है, लकी साबित हुआ और उसने ये जो दक्कन के सुल्तान थे, ठीक है, और मराठा थे, दोनों को ही हरा करके क्या किया, जो अकबर है उसको बेसिकली कैप्चर में रख लिया। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अकबर का मतलब है ऊपर वाला अकबर अलग था और ये नीचे जो अकबर अभी हम देख रहे हैं ये है अकबर द्वितीय, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर औरंगजेब इस प्रकार से क्या करता है कि बहुत बड़े पैमाने पर मिलिट्री कैंपेन चलाता है, जैसे कि इसने क्या किया, दक्कन के अंदर, बीजापुर के अंदर, फिर इसी के साथ गोलकुंडा के ऊपर, इन सभी इलाकों के ऊपर कैंपेन किया और अपने राज्य के अंदर शामिल कर लिया। इसी के साथ इसका जो युद्ध है वो सिख, जाट और सतनामी जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जो अहोम है, इन सभी के साथ भी इसका हमेशा वॉर चलता रहता था। ऊपर में राजपूत तो थे ही और दक्षिण में यानी नॉर्थ वेस्ट में हमें देखने को मिलता है मराठाज एक प्रमुख रूप से शासक थे। तो इन पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में औरंगजेब को चुनौती इस प्रकार से यहाँ पर मिल रही थी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो पूरा सिस्टम है वो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से और मुगल वंश के शासक अलग अलग टाइम पे भारत के अलग अलग क्षेत्रों को जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप कैंपेन देख सकते हो औरंगजेब और अकबर के टाइम पे किन किन स्थानों पर कब कब आक्रमण किया गया था। जैसे कश्मीर के ऊपर 1586 के अंदर, फिर इसी के साथ बीजापुर के अंदर 1685, गोलकुंडा के अंदर 1687, ठीक है, बंगाल के ऊपर 1574, इसी के साथ साथ चित्तौड़ के ऊपर 1568, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख चीजें हैं जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग जो कि है मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। देखो मैंने आपको बताया कि जब भी शासक वहां पर बूढ़ा हो जा रहा था और बूढ़ा होने के बाद जो उसके बच्चे हैं वो रिबेल करने लग जाते थे, और किस वजह से, क्योंकि उनको शासक बनना था और जो उनका फादर होता था वो हमेशा गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं था। तो जैसे हमें भारत के अंदर अन्य शासकों के संदर्भ में देखने को मिलता है कि वहां पर कोपरेनरी इनहेरिटेंस सिस्टम यहाँ पर चलता था, यानी जो सबसे बड़ा जो बेटा हुआ करता था उसको आमतौर पर भारत के अंदर राजा बना दिया जाता था। तो इस प्रकार का जो नियम है वो मुगलों के अंदर एब्सेंट था, यानी मुगलों के अंदर इस प्रकार का नियम नहीं था, ठीक है। यानी यहाँ पर प्राइमोजेनिचर एक प्रकार से यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इंडिया के अंदर प्राइमोजेनिचर सिस्टम यहाँ पर चला करता था, जिसके अंदर जो सबसे बड़ा बेटा हुआ करता था उसको यहाँ पर राजा बना दिया जाता था। लेकिन मुगलों के अंदर ऐसा नहीं था, वहां पर क्या किया जाता था, कोपरेनरी एक प्रकार से इनहेरिटेंस सिस्टम चला करता था, जिसके अंदर जो संपत्ति है वो सभी के सभी भाइयों में बराबर बांटी जाती थी। तो यही रीजन है कि आपको भाइयों के बीच में और पिता के बीच में लड़ाई होती थी सत्ता के संघर्ष को लेकर।
ठीक है, ये एक फैक्ट हो गया। यहाँ पर दो चीजें बस ध्यान रखने की जरूरत है कि प्राइमोजेनिचर क्या होता है और यहाँ पर कोपेरेनरी यहाँ पर इनहेरिटेंस होता क्या है। ठीक है, आगे हम यहाँ पर देखते हैं रिलेशन विद अदर रूलर्स। साथियों, अगर आप भारतीय उपमहाद्वीप में जब मुगल सत्ता स्थापित हो गई थी तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि मुगलों ने क्या किया, बहुत सारे कैंपेन किए और सभी राजाओं को क्या है एक के बाद एक उनके ऊपर कैप्चर करने की कोशिश की। जिन शासकों ने रिफ्यूज किया कि हम आपकी सत्ता को नहीं मानेंगे, आपकी अथॉरिटी को नहीं मानेंगे, उनको दमन किया गया, उनके ऊपर अटैक किए गए। और बहुत सारे शासक तो ऐसे थे जिन्होंने डर के मारे वॉलेंटरी रूप में यानी खुद से ही अपने आप को मुगल शासन के अंदर शामिल कर लिया। इसी के साथ मुगलों ने एक और नीति क्या अपनाई कि भारतीय क्षेत्रों को जीतने के लिए उसने क्या किया कि वहां के जो शासक थे उन शासकों की बेटियों से क्या किया या फिर जो वहां पे परिवार है उनसे शादी करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मुगल फैमिली के अंदर, जिससे बेसिकली क्या है कि उनकी पोजीशन है वो और भी ज्यादा हाई हो गई। इसका उदाहरण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो भारमल कछवाहा है, ठीक है, जो कि राजपूत शासक हुआ करते थे अंबेर के अंदर, अंबेर के राजा भारमल कछवाहा की जो बेटी थी, ठीक है, वो बेसिकली क्या है जहांगीर की मदर थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ एक और उदाहरण देखने को मिलता है, शाहजहां की जो मदर थी वो हमें राठौर प्रिंसेस देखने को मिलती हैं जो कि मेवाड़ के अंदर शासन किया करते थे। तो मेवाड़ से संबंध रखने वाली जो माता हैं वो हमें शाहजहां की देखने को मिलती हैं और अंबेर शासन से संबंध रखने वाली जो माता हैं वो हमें जहांगीर की देखने को मिलती हैं। इसी के साथ साथ अब यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे शासकों ने तो क्या किया, मैट्रिमोनियल अलायंस बना लिया। ठीक है, मैट्रिमोनियल अलायंस का मतलब होता है मैरिज अलायंस राजपूतों के साथ। लेकिन बहुत सारे राजपूत ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, मुगल की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है मेवाड़। ठीक है, जिसने मुगल सत्ता को एक प्रकार से चुनौती दी और बहुत लंबे समय तक वो मुगल सत्ता से अलग रहे। हालांकि बाद में मुगलों के द्वारा इनको हरा दिया जाता है और मुगल टेरिटरी के अंदर शामिल कर लिया जाता है, ये बहुत समय बाद होता है। और यहाँ पर एक और मेथड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मुगलों ने क्या अपना सत्ता का स्थापना बड़े पैमाने पर किस आधार पर किया। तो पहला आपने देखा कि दूसरे क्षेत्रों पर आक्रमण करना, अपना एक प्रकार से रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। दूसरा हमें मेथड देखने को मिलता है वह क्या है, मैट्रिमोनियल अलायंस बना के। और यहाँ पर तीसरा हमें यहाँ पर सिस्टम देखने को मिलता है वतन और जागीर का। ठीक है, इस तरह से उन्होंने भारतीयों के साथ संबंध बनाए। अब ये वतन और जागीर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर आप एक बार देख सकते हो कि यहाँ पर क्या होता है कि जब भी किसी शासक को यहाँ पर डिफीट किया जाता था तो कई बार क्या है उनको ओनर के तौर पर, उनके सम्मान के तौर पर, ऐसा नहीं है कि उनकी राजपाट को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है, बल्कि यहाँ पर क्या होता था, चूंकि वो राजा है इस वजह से उनको उन्हीं के क्षेत्रों में क्या किया जाता था, शासन करने दिया जाता था। बस उनको एक कंडीशन रख दी जाती थी कि वो अपने आप को मुगल शासक से नीचे समझेंगे और मुगल शासक जो भी नीतियां बनाएंगे वो नीतियों को वो अपने राज्य के अंदर लागू करवाएंगे। यानी अल्टीमेट रूप में शासन किसका चल रहा है, मुगलों का चल रहा है। और नीचे के अंदर नीचे के स्तर पर जो शासन है वो उन्हीं के हाथों में ही सौंप दिया गया था। अब ये जो शासन सौंपा गया था ये एक व्यवस्था के तहत सौंपा गया था। ठीक है, जिसको हम वतन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, यानी जो मुगल्स हैं गिव देयर लैंड, जिसको वतन के नाम से जाना जाता है, बैक एज असिस्टेंट्स, वतन जागीर। ठीक है, तो वतन यानी जो उनकी लैंड होती है उनको वापस दे दिया गया इस बिहाफ पर कि ये वतन के क्या है, अब जागीर है। ठीक है, वतन के क्या है, जागीरदार है। इसका मतलब ये हुआ कि वतन का सारा काम यानी उस जमीन का सारा काम देखने वाले मुगल के एक अधिकारी के रूप में इनका सिस्टम हमें नजर आता है। ठीक है, यहाँ पर मुगलों ने हर किसी शासक को क्या है ह्यूमिलिएट नहीं किया था। जिन शासकों ने आमतौर पर क्या है आराम से मुगलों की सत्ता मान ली थी उन सभी को इनाम दिया गया था वतन और जागीर के रूप में। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम हमें देखने को मिलता है। साथियों, अगला जो पोर्शन होगा, अगला वीडियो का पार्ट होगा, सेकंड पार्ट, उसके अंदर ये वतन जागीर मनसबदारी सिस्टम ये सारा का सारा क्या होता है इसको हम यहाँ पर डिटेल में
पढ़ेंगे। ठीक है, कि मनसब के दार क्या होता है, मनसब क्या होता है, जागीर क्या होती है, जागीरदार क्या होता है, वतन क्या होते हैं, वतनदार क्या होते हैं, इसी के साथ जात क्या होती है, सवार क्या होती है, ये सारी चीजों को हम यहाँ पर जो नेक्स्ट पोर्शन है उसके अंदर यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक की जो पूरी वीडियो है वो जरूर पसंद आई होगी, और इसी तरह से अगर आप डिटेल इन डेप्थ में चीजों को पढ़ना चाहते हैं तो नेक्स्ट पार्ट को भी जरूर देखिएगा। तो इसी के साथ साथियों जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जो बाकी चीजें हैं, बाकी वीडियोस हैं, उनको भी आप यहाँ पर जरूर देखिएगा। ठीक है, और डेली बेस पर जो करंट अफेयर्स यहाँ पर दी जाती है उसको भी आप यहाँ पर देखिए। तो साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।